नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज मैं इस समय फिलाडेल्फिया में हूँ। फिलाडेल्फिया अमेरिका की पुरानी राजधानी है और यहाँ पे बहुत कुछ इतिहास है अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम इनका हुआ है उसका इतिहास दर्ज है यहाँ पे। जॉर्ज वॉशिंगटन का इतिहास दर्ज है। लिबर्टी बेल है, जस्टिस बेल है और सुंदर जगह है। अ, आज जब सुबह-सुबह यहाँ की इस समय सुबह है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके यहाँ बिल्कुल शाम है। साढ़े डिफरेंस वही साढ़े 10 घंटा साढ़े 10 नहीं हाँ, साढ़े 9 घंटा आगे मान लीजिए या साढ़े 14 घंटा पीछे मान लीजिए, जिस तरह से आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। बात आज थोड़ी कर लें बिहार इलेक्शन की, वो इसलिए आवश्यक है कि जब इलेक्शन आता है, तो जो भी विपक्षी पार्टी होती है, उसपे बीजेपी किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ उनके जो प्रमुख लीडर होते हैं, उनके ऊपर पहली कोशिश होती है कि उनको जेल भेज दिया जाए। जेल ना भेज दिया जाए तो उनके ऊपर कुछ मुकदमे डाल दिए जाएँ और इस तरह से करके उनका जो पूरा ध्यान है वो बजाय अपने इलेक्शन कैंपेन में केंद्रित करने के, उनका एक ध्यान ज़्यादा अपने को कैसे बचा के रखें, कैसे जमानत कराएँ, कैसे बेल कराएँ, ये सब पे हो जाता है। अ, एक लालू यादव जी के ऊपर एक आईआरसीटीसी अ, ये इंडियन रेलवे कैटरिंग जो कॉर्पोरेशन है एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, उसका एक केस पे चार्जशीट चार्जेस फ्रेम हुए। तो समझ लीजिए कि जिस तरह से उसको बताया जा रहा है और जिस तरह से वो है, कि ये है क्या मामला? पहला मामला ये है कि अगर आप इस देश में किसी को भी राहुल गांधी के ऊपर 30-35 एफआईआर हो गई हैं, किसी को भी किसी से कोई दिक्कत हो तो वो एक एफआईआर दर्ज करता है। वो एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो बेसिकली एक एप्लीकेशन देता है कि साहब ये वाला समस्या है। अब वो चार्जेस क्रिमिनल भी हो सकते हैं, वो चार्जेस सिविल भी हो सकते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। अब दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप ये होता है कि जब उसपे एक इन्वेस्टिगेशन चलता है, इन्वेस्टिगेशन अफ़सर जो भी होता है, वो अपने को अगर ये संतुष्ट पाता है कि नहीं इस चार्ज में कुछ दम है, तो वो चार्जशीट फाइल करता है। कहाँ फाइल करता है? कोर्ट में फाइल करता है। कोर्ट में जब वो चार्जशीट आ जाती है, तो उस चार्जशीट को देख के कोर्ट और ये सब लोअर कोर्ट की बात हो रही है, क्योंकि लोअर कोर्ट ही ट्रायल कोर्ट होता है। तो चार्जशीट उसको देख के अब कोर्ट के जो न्यायाधीश साहब हैं, जो जज साहब हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इसमें मुकदमा चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, तो किन दफ़ाओं में चाहिए चलना चाहिए इत्यादि-इत्यादि। तो वो चार्जेस फ्रेम करते हैं। एफआईआर हुई, एफआईआर में सब बताया गया कि इसमें ये दिक्कत है और उसके बाद फाइनली ये हुआ कि अब हम चार्जेस फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है भई, चार्जेस फ्रेम कर दीजिए। तो जब चार्जेस फ्रेम होते हैं, तो आपके ऊपर आरोप ये लगाया जाता है कि भई हमने एक इन्वेस्टिगेशन किया, इस तरह की एक कंप्लेन आई, इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें ये आरोप सही पाए गए, ये इसमें ये चीज़ें थी और इन आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं और अब इसका ट्रायल होगा। तो अगर आप टेक्निकली देखिए तो ऐसा ये नहीं है कि कोई आरोप सिद्ध हो गया है और ये दोषी करार दे दिए गए हैं। जैसा कि सरकारी मीडिया चीख-चीख के बता रहा है जैसा कि सरकारी मीडिया चीख-चीख के बता रहा है कि लालू यादव को लग रहा है कि अब दोष तो करार दे दिया गया है और शायद इसमें फांसी-वासी की टाइप सज़ा भी मिल गई है। ये बात मैं इसलिए आपको सिलसिलेवार बता रहा हूँ कि अच्छा, अब ये क्या हुआ है? कुल मामला ये है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे, उस समय इन्होंने एक सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड थे, उनको अ 2 होटल चलाने का ठेका दिया था। ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई है आजकल। टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी जो किसी भी स्टेट का पर्यटन विभाग है, वो अपने होटल होते हैं, आईआरसीटीसी के भी कुछ होटल होते हैं और बहुत से भी ठेके देता है। जो खाना-पीना रास्ते में होता है, वो भी ठेका है, वो भी एक अपने में आज से नहीं वो एक बड़ा इसको क्या बोलेंगे गोलमाल का एक अड्डा है, लेकिन चलिए ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया कि आईआरसीटीसी ने कुछ प्रॉपर्टीज़ को अपने कंट्रोल में किया और फिर उनको सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से वो प्रॉपर्टीज़ वो लालू यादव जी या उनके घरवालों के कहने पे उनको वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए। आपको काफ़ी कुछ नहीं लग रहा है जब मुंबई के एयरपोर्ट का
कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिलवाया गया था, कैसे इनकम टैक्स का छापा पड़वाया गया था और फिर उसने जो उस समय के कॉन्ट्रैक्टर थे रेड्डी साहब, उन्होंने स्वयं ही उसको छोड़ दिया था और वो थाली में सजा के अपने जो नेताजी हैं, उनके जो सबसे खास दोस्त हैं, उनको बिल्कुल प्लेट में सजा के और उनको करके बॉम्बे का एयरपोर्ट तोहफे के रूप में दिया गया था। कुछ उसी तरह की बात यहाँ पे भी। अब यहाँ पे 1-2 चीज़ें थोड़ा मैं किस लिए इस बात को कह रहा हूँ, 2 चीज़ें समझने वाली हैं। पहली चीज़ समझने वाली है कि 2004 से अब ये कहा गया है कि ये सारा घोटाला 2004 से 2014 तक चला। तो पहली चीज़ और याद रख लीजिए क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है समझना और कौन-कौन इस घोटाले में हुआ वो भी मैं उस पे भी आऊँगा। तो दो लालू यादव 2004 से 2009 तक ही रेल मंत्री थे। ला लालू यादव 2009 के बाद रेल मंत्री नहीं थे। 2009 के बाद यूपीए की सरकार आई थी, मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे। 2009 से 2014 के टर्म में 8 बारी-बारी से अलग-अलग रेल मंत्री रहे हैं। तो सबसे पहला ममता दीदी 2009 से 2011 फिर वो बंगाल चली गईं चीफ मिनिस्टर होके। फिर उन्होंने अपने डिप्टी दिनेश त्रिवेदी जी को ये नहीं, माफ़ कीजिएगा, जब ममता बनर्जी जी ने इस्तीफ़ा दिया, तो दूसरे उस समय के लिए 54 दिन या 50 दिन के लिए मनमोहन सिंह साहब क्योंकि एज़ प्राइम मिनिस्टर अगर कोई मंत्री इस्तीफ़ा देता है, तो वो नेचुरली वो तुरंत प्रधानमंत्री के पास ही उसका कार्यभार आ जाता है। तो ममता बनर्जी 1, मनमोहन सिंह 2, 50 दिन के लिए। फिर दिनेश त्रिवेदी को लाई ममता बनर्जी, दिनेश त्रिवेदी बन गए। फिर दिनेश त्रिवेदी तीसरे नंबर पे थे। फिर ममता दीदी की जैसी आदत है उन्होंने दिनेश त्रिवेदी को हटाया, मुकुल रॉय को ले आए। ये चौथे हो गए। मुकुल रॉय हालाँकि अब उनके साथ नहीं है। फिर मुकुल रॉय हट गए। फिर आ गए सीपी जोशी। सीपी जोशी 5वें नंबर पे। तो ममता दीदी, मनमोहन सिंह, दिनेश त्रिवेदी, मुकुल रॉय, सीपी जोशी। छठे नंबर पे फिर आ गए बंसल साहब, अगर आपको याद हो पीके बंसल, पंजाब से आते थे और उनके समय एक उनके ऊपर आरोप लगा था, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। फिर सीपी जोशी, तो 7वें नंबर पे आए सीपी जोशी। अब टेक्निकली तो मनमोहन सिंह उसके बाद जब सीपी जोशी गए तो 2 दिन के लिए मनमोहन सिंह भी के पास ये कार्यभार आया था, तो टेक्निकली 8वें मंत्री वो बने। और फिर 2013 में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो आए। तो 9 रेल मंत्री 2009 से 2014 के दरमियान रहे थे। सीपी जोशी 2 बार, मनमोहन सिंह 2 बार, एक बार 54 दिन के लिए, एक बार 2 दिन के लिए। ये इसका कुल वो है। तो पहली चीज़ ये है कि अगर 2004 से 2014 तक घोटाला चल रहा था, तो ये 9 लोगों को भी इंडिक्ट करना था। भई एक घोटाला चल रहा है जिसमें रेल मंत्रालय है, रेल मंत्री की डायरेक्ट भूमिका आप बोल रहे हैं, तो इन 9 लोगों को आपने क्यों छोड़ दिया? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि इसमें आरोप किसके-किसके ऊपर दाखिल हुआ है। 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 3 लोगों के ऊपर ये चार्जेस फ्रेम हुए हैं। नंबर 1 लालू यादव, नंबर 2 राबड़ी यादव। मतलब अगर घर में राबड़ी यादव का रेल मंत्रालय से क्या लेना-देना? सिर्फ लेना-देना ये है कि वो लालू यादव की पत्नी थी। तो इस तरह से तो देश में जितने भी मुकदमे होते हैं, हर जगह पत्नी को भी को अक्यूज़ बना दीजिए। हर जगह पत्नी को मतलब आप इस तरह के जितने हैं तो आप एक नई परंपरा खोल रहे हैं। क्योंकि आप ये डरा रहे हैं लोगों को कि हम जब तुम्हें पकड़ेंगे तुम्हारी पत्नी को भी पकड़ लेंगे। और सबसे मज़ेदार मामला तो कि तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 में हुआ था। 9th नवंबर 1989। आज वो अभी केवल 35 साल के हैं। 2004 में जब लालू यादव रेल मंत्री बने, तो उस समय मैं 2004 की बात कर रहा हूँ, जब ये रेल मंत्री बने, उस समय ये मात्र 14 वर्ष के थे, जब लालू यादव जी ने रेल मंत्री पद का कार्यभार संभाला। तो 14 वर्ष में 5 वर्ष 14 वर्ष के मतलब आईआरसीटीसी के जो ये केस है, उसमें जो आरोप बने हैं, 14 साल के जो तेजस्वी यादव थे, वो पूरा मंत्रालय सँभालते थे और उन्हीं के कहने से ये सब ठेका टेंडर दिया जाता था। तो अब एक नई परंपरा और खोल दीजिए। जितने मंत्री जी लोग हैं, सबके बेटे को भी आप आरोपित बना दें और इसमें किसके-किसके बेटे कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कर रहे हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है।
तो तेजस्वी यादव को ये इसमें आरोपित करने का मामला बिल्कुल क्लियर है। देखिए, बिहार इलेक्शन की अब थोड़ी बात इसलिए कर लें कि बिहार इलेक्शन एक दिलचस्प मोड़ पे आ गया है। बिहार इलेक्शन में ये बिल्कुल साफ हो गया है कि एसआईआर के द्वारा इलेक्शन कमीशन अ, भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है। उसको जिस तरह से गड़बड़ी करनी थी वोटर लिस्ट में, वो गड़बड़ी कर चुका है। लेकिन ब बिहार की जनता ज़रा जागृत है, तो वो गड़बड़ी होने को काफ़ी हद तक रोकने में कोशिश करेगी। लेकिन जिन लोगों के नाम काट दिए गए हैं, वो करीब अ, अकॉर्डिंग टू योगेंद्र यादव करीब 75 लाख लोग हैं, उनका क्या? फिर किन लोगों से वोट कराया जाएगा, क्या कराया जाएगा, ये देखने वाला मामला होगा। दूसरी तरफ क्या है कि इस समय बिहार में जो सबसे चर्चित, सबसे एक्टिव और सबसे जो कहना है ना जिसके नाम की थोड़ी बिहार के लेवल पे तेजस्वी यादव का नाम चल रहा है। आप मुझे एक नाम बता दीजिए बीजेपी में जिसको ये कहा जाए कि नहीं साहब ये चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट। ना सम्राट चौधरी का स्टेचर है, ना किसी का स्टेचर नहीं है। तो ये लोग हैं। अब वहाँ ले-दे के बात होती है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार के मामले में ये अभी भी हो रहा है साफ-साफ कि नीतीश कुमार को येन-केन प्रकरण बीजेपी के ही एक बड़ा वर्ग हराने के चक्कर में लगा हुआ है, कि कम से कम जेडीयू की कम सीटें आएँ। अभी तो ये भी है कि कितनी सीट। तो ये ले-दे के कुल मामला बिहार का अगर कोई एक नेता जो फ्रंट रनर है बिहार की पॉलिटिक्स में चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, उसका नाम तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन को बिहार में बिल्कुल इंटैक्ट रखा है। उसमें पिछले 10 साल से बीच में नीतीश जी आए और गए, वो अलग बात है। लेकिन जो ओरिजिनल जो गठ इंडिया गठबंधन था, जो यूनाइटेड फ्रंट था पहले, वो उसमें कहीं पे भी कोई दरार नहीं आई है। चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो और भी पार्टीज़ हों, ये लोग एक साथ चल रहे हैं। उसमें कुछ नए लोगों को ज़रूर जोड़ा है, मुकेश सहनी को जोड़ लिया है। तो मुकेश सहनी को जोड़ना अ, हो सकता है कि आदमी कहे कि भई उनको पिछली बार कितने ये एक साइकोलॉजिकल खेल होता है सब। जैसे बीजेपी बहुत ये करती है कि इलेक्शन से ऐन पहले भी कांग्रेस के किसी बड़े नेता को तोड़ के अपने यहाँ ले आएगी और उसको एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है कि कांग्रेस में भगदड़ है। उसी तरह से इस समय इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई सीट को लेके के गुस्सा नहीं है, कोई उसको नहीं छोड़ रहा है, वहाँ पे तो आए दिन एनडीए में कभी जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट आ रहा है, कभी चिराग पासवान आ रहा है, कभी इधर आ रहा है। दूसरा ये जो बार-बार एक कोशिश की जा रही है कि पीके के प्रशांत किशोर के थ्रू अ, इंडिया गठबंधन के वोट में कैसे सेंधमारी की जाए। लेकिन अगर प्रशांत किशोर ने 3 साल बिहार में दौरा किया है, मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने मेहनत अगर की है, तो प्रशांत किशोर का जिस वोट को एड्रेस कर रहे हैं, मोटे-मोटे तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, वो वोट अपर कास्ट वोट है। और अपर कास्ट वोट आज की तारीख में बहुतायत में, मेजॉरिटी में वो एनडीए के साथ जाता है। तो अगर मोटी बात करें, प्रशांत किशोर बिल्कुल दलित में घुसने की कोशिश करेंगे, मुसलमानों में घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन लार्जर जो इम्पैक्ट होगा, जो उनको उनको जो भी वोट मिलेंगे, उसका सबसे बड़ा प्रतिशत अपर कास्ट होगा। और मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ उनको 100 वोट मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, 1 लाख मिलेंगे, 10 लाख मिलेंगे, 1 करोड़ मिलेंगे। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि जो भी प्रशांत किशोर को वोट मिलेंगे, उसकी सबसे ज़्यादा संख्या, सबसे ज़्यादा प्रतिशत अपर कास्ट होगा। और अपर कास्ट अगर सबसे ज़्यादा संख्या में है, तो ये भी मान लीजिए कि वो अपर कास्ट वोट का ज़्यादा चंक एनडीए से आ रहा है। तो नुकसान इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की दृष्टि से ये नुकसान जो है, मेरी जो समझ है, ये नुकसान एनडीए का ज़्यादा करेंगे प्रशांत किशोर बनिस्बत इंडिया गठबंधन का। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम हो जाए, वो कह रहे हैं मुसलमान और इनको वो बार-बार आह्वान कर रहे हैं। मुसलमानों को ज़्यादा आह्वान कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम कितना होगा, नहीं होगा, इस देश के अल्पसंख्यक किसके साथ अलाइन्ड है, ये उन्होंने 2024 में बिल्कुल ठीक से बता दिया था कि वो अलाइन कहाँ है और किस तरह से विवेकपूर्ण ढंग से इस देश के लोकतंत्र को बचाने में जो अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, वो कौन कौन लोग निभा रहे हैं, वो दिख गया है। दूसरी तरफ अगर इस देश में दलित को आप दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंक के मारा जा रहा है और उसके बाद सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, वो भी उस आरएसएस के 100 साल में क्या तोहफा एक वर्ग विशेष के लिए दिया जा रहा है, वो भी स्पष्ट है। तो मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है।
बिहार के वोटर्स मोर और लेस अब तक अलाइन्ड हैं। इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर पाता है, तो उस वोट वाले मैं अभी भी मैं मेरे सुबह से शाम तक हम लोग साथी हैं, हम लोग काफ़ी जर्नलिस्ट साथ ट्रैवल कर रहे हैं यूएसए में, तो यही चर्चा होती रहती है। ओपिनियंस डिवाइडेड हैं, यहाँ पे भी। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन अंतोगत्वा बेईमानी करने में सफल हो जाएगा। मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ कि अंतोगत्वा इलेक्शन कमीशन बेईमानी करने में तो सफल होगा, लेकिन वो बेईमानी करने के बाद भी जो जो लोगों का आज की तारीख में गुस्सा कह लीजिए या एक एक परिवर्तन की जो बात है, वो उस गैप को ब्रिज नहीं कर पाएगा। और मेरी अपनी एज़ ऑन डेट अभी फाइनल कोई सीट वाइज़ गणना नहीं कर रहे हैं, थोड़ा और इलेक्शन क्लोज़ हो जाए, सबके कैंडिडेट्स उम्मीदवार डिक्लेयर हो जाएँ, तब शायद ज़्यादा स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन एज़ ऑन डेट मेरे हिसाब से एडवांटेज इंडिया गठबंधन। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।